अहमदाबाद विमान हादसा जिसने न जाने कितने परिवारों का उम्मीद, हौसला और सपना तोड़ा है, उस विमान हादसे ने कई सवाल भी छोड़े हैं। पहला सवाल तो यही है कि हम किस मूड से सफ़र करें। ना तो हम सड़क पर सफ़र करते हुए सुरक्षित हैं, ना हम ट्रेन से सफ़र करते हुए सुरक्षित हैं। अब तो विमानों तक में भी जो है ये माना जा रहा है कि सफ़र सुरक्षित नहीं है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने ऐसा मंजर जो है वो सामने लाया। इसके बाद लगातार सभी फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 70 या 73 फ्लाइटें ही कैंसिल कर दी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि विमान में पहले से खामियां थी सारी विमानों में, और उस समय उस तरीके से देखरेख नहीं की जा रही होगी और सभी विमानों को चलाया जा रहा होगा। तो बहुत से सवाल हैं। पहला, क्या विमानों में खराबी रहती है, इसके बावजूद भी पैसेंजर की जान को जोखिम में करके किया जाता है? ये जो हादसा हुआ, इसके पीछे के क्या कारण है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? हमने इतने दिन के जितने भी आर्टिकल्स, जितनी भी खबरें पढ़ी, उसके आधार पर हमने क्या कुछ जानकारी इकट्ठा की, वो सब उस सब चीज़ पर तसल्ली से बात किया जाएगा। ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए कि ये जो पूरा मंजर है, ये इतना दर्दनाक मंजर है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, इसमें बताता हूँ। इसमें जिम्मेदार देखिए हमने जो पहला वीडियो भी किया था उसमें भी हमने बताया था कि ये दुर्घटना आज की नहीं है, घटनाओं का एक सिलसिलेवार तरीका है जो पास्ट से होते आ रहा है। 1 साल 2 साल नहीं, 5-10 साल से लगातार होते आ रहा है, उसी का ये परिणाम है। अब ये कैसे, क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, एयर इंडिया भी आज से, एयर इंडिया में खामियां आज से नहीं आ रही। एयर इंडिया में खामियां कई सालों से हैं। यहाँ तक कि मैं 5 साल पहले तो हम लोग डिस्कस करते थे कि एयर इंडिया में सफर नहीं करना, वो बहुत बेकार है, बस की तरह होता है। ठीक है। और कुछ दिन पहले भी, अभी आगे हम बताएंगे, 2 स्टोरी बताएंगे। ठीक है, कैसे 1 महीना पहले एक बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे, गुजरात के रहने वाले, लंदन जा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनके साथ एयर इंडिया में क्या हुआ, कंप्लेन किया उन लोगों ने। बाकी जब से ये ड्रीम लाइनर 787 का ये हुआ हादसा, उसके बाद भी बोइंग के विमानों में और एयर इंडिया के विमानों में बहुत सारी खामियां आई हैं। इसके बाद हम बोइंग की बात करते हैं। देखिए, बोइंग जब शुरुआत हुआ था, सबसे पहला कॉमर्शियल विमान जो देने वाला था बोइंग था, जेट इंजन के साथ में सबसे पहले बोइंग ने दिया था। और बोइंग में पहले, बोइंग की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। बोइंग विमान से ही सबसे पहले कॉमर्शियल एयरलाइंस के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद एयरबस वगैरह आई। तो बोइंग बहुत प्रतिष्ठित विमान था, बहुत अच्छी है, उनकी सेफ्टी फीचर सब कुछ था, और लगातार सेफ्टी पे बोइंग ने काम भी किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल जो है वो बाई एयर ही है, एयरक्राफ्ट ही है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब बोइंग का मैकडगलस के साथ में विलय हुआ, मैकडगलस और बोइंग दोनों एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी थी, इन दोनों का विलय हुआ। उसके बाद बोइंग में कॉमर्शियलाइजेशन बड़ी तेजी से होने लगा। मतलब बोइंग अब सेफ्टी फीचर्स को किनारे करके प्रॉफिट की तरफ भागने लगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जब बोइंग था, पहले बोइंग जो था सेफ्टी पे काम करता था, अच्छे फीचर्स देता था, ये सारी चीजें बोइंग की थी, है ना, स्टैंडर्ड रेगुलेशन सारे चीज फॉलो करता था बोइंग। इसके बाद एयरबस एक कंपनी आई, है ना, जिसने एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया। अब एयरबस ने जब अपना एयरक्राफ्ट बनाया तो एयरबस ने क्या किया कि फ्यूल का कंजम्पशन बहुत कम कर दिया। तो एयरबस ने जब फ्यूल का कंजम्पशन कम किया तो एयरबस की ज्यादा मार्केट बढ़ गई। लोग एयरबस को जितनी ये फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनीज थी, जैसे एयर इंडिया है, अपनी यहाँ जेट एयरवेज, ये सारी थी, इंडिगो है, तो उन्होंने क्या किया, अब बोइंग के बजाय एयरबस पे स्विच कर दिया। ये हुआ। लेकिन अब बोइंग के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इस तरह का कोई विमान बनाए जिसका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाए। तो बोइंग ने क्या किया, बोइंग के पास उस समय चलता था 737 मैक्स, बोइंग 737 मैक्स, उसकी फ्लाइट जो थी चलती थी, और बोइंग उसको चलाता था, उड़ाता था, सारी उसकी प्लेन और सारा जो फ्यूजलाज सारी बनावट वो थी। अब उसको जब ये नए, मतलब ऐसे फीचर इंक्लूड करने के लिए नया जेट इंजन लगाना था, ये सारी चीज़ें करनी थी जो कम फ्यूल पे, कम ईंधन पे बढ़े, जिसके, है ना, जिससे कॉस्ट कटिंग हो सके, तो इसके लिए उसको पूरा विमान का जो हल बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, हल मतलब पूरा विमान का ढांचा और सारी चीज़ें उसको बदलनी थी। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें नहीं बदली। बोइंग ने क्या किया, बोइंग ने इतनी बड़ी लापरवाही बता रहे हैं, बोइंग ने सिर्फ इंजन बदला, हल्का फुल्का चेंज किया और उसको मार्केट में दे दिया, है ना, कि ये हमारा विमान है जो कम ईंधन पे चलता है। तो एयरबस ये एक बड़ा फॉल्ट है। ये बहुत। और उसके बाद 737 मैक्स के जो बहुत सारे हादसे की खबरें भी हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में हम दे देंगे, आप देखते रहिएगा। तो ये है बोइंग की लापरवाही। इसके बाद बोइंग के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने बोला, एक बार्नेट, इनका बहुत चर्चा भी चल रही है, बार्नेट के साथ क्या हुआ था। अच्छा, पहले हम ये कवर कर लेते हैं। अब देखिए, पहले एयरबस, ऊपर से बोइंग, दोनों का कॉम्बिनेशन, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, और यहाँ वही हम लोग को देखने को मिला है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अभी जब आप अपनी पूरी बात रख रहे थे तो उसमें आपने कहा कि ये एक घटना है हादसों
जब कई घटनाएं एक साथ होती हैं तो हादसा हो जाता है। ऐसा ही अमित शाह भी बोले जब वो यहाँ विमान नहीं, हादसे अमित में- शाह ने अलग बोला तो था। वही मैं बता हाथ रही से टाले नहीं हूँ, जा वही सकते। मैं बता रही हूँ मैं बोल रहा हूँ, कि हाथ से सुनिए ना, टाले जा वो बोल सकते रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं हादसा होती हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। क्या इस तरीके की चीजों को टाला नहीं जा सकता? एक मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, कोई मैं सबसे पहला क्या बोला कि दुर्घटना क्या होती है, घटनाओं का एक सिलसिलेवार तरीका। तो ये सब तो लापरवाही थी, जैसे आप एकदम बता रहे हैं कि exactly, वो अगर उन घटनाओं जो पहले घटनाएं हो रही थी, जैसे मैं घटना का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। गुजरात से एक काफी 60 साल के वरिष्ठ नागरिक थे भारत के, गुजरात से जा रहे थे, मतलब अहमदाबाद से, सेम AI 171, सेम एयर इंडिया की AI 171 ड्रीमलाइनर 8, ड्रीमलाइनर 787, इससे ही वो उड़ान भर के लंदन जा रहे थे। तो क्या होता है, पहले दिन जब फ्लाइट पकड़ने अपने जाते हैं, सेम टाइमिंग, उसी समय लंदन के लिए जा रहे थे, बैठते हैं, वहां पर सारी चीज प्रक्रिया होती, लेकिन प्लेन में उनको बैठने बोर्डिंग के लिए नहीं दिया जाता, सारे पैसेंजर बैठे। 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करने के बाद फिर कहा जाता है टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट आज कैंसिल है और ये कल फ्लाइट उड़ान भरेगी, कल आप लोग जाइएगा। बाकायदा उन लोगों को ले जाता है होटल में, एयर इंडिया के द्वारा चेक इन करा जाता है, होटल में रेस्ट करता है। अगले दिन जब विमान जाने वाला था फिर उनको बुलाया जाता है, फिर सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बाद भी उड़ान नहीं भरते। नहीं, 1-2 घंटे बाद उनको बोर्डिंग मिलती है और बोर्डिंग में जाके ये प्लेन में बैठते हैं। तो प्लेन में बैठने के बाद क्या होता है कि ये बैठे रहते हैं, 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, उस दौरान प्लेन नहीं उड़ता, फिर आदमी परेशान हो जाता है। फिर ये टॉयलेट यूज करने जाते हैं। टॉयलेट यूज करने जब वो जाते हैं तो जैसे टॉयलेट में घुसते हैं पूरा प्लेन के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा अंधेरा, ठीक है। उसके बाद फिर वो बताते हैं अपनी स्टोरी में कि ऐसा ये, और ये बहुत पहले की बात नहीं, ये भी जस्ट मई की सॉरी 1 महीने पहले की बात है, मई की बात है, ये जून में हादसा हुआ, 1 मई की खबर ये है। हाँ, तो वो कहते हैं कि पूरे फ्लाइट के, जब तक हम फ्लाइट जमीन पे थी उसमें 3 बार ऐसा होता है कि पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। और रास्ते में जब वो फ्लाइट बाद में फ्लाइट टेक ऑफ करती, लंदन पहुंचती भी है, तो उन्हें बहुत डर लग रहा था और फिलहाल वो शुक्र मना रहे थे कि हाँ लंदन हम सेफली पहुंच गए। तो ये घटना एयर इंडिया की उसी फ्लाइट की जस्ट 1 महीने पहले की थी। सेम फ्लाइट और बता रहे हैं, एक यूट्यूबर है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, चेहरा से पहचानता हूँ, उनका क्या है, वो लंदन से सेम फ्लाइट से अहमदाबाद आ रहे थे और वो बिजनेस क्लास का टिकट लिए, तो बिजनेस क्लास में ऊपर से पानी चू रहा था, टपक रहा था। अब सोचिए, उसके बाद पानी छूने के बाद भी, इसके बाद जो साइड में केबिन होता है उसमें से रबड़ वगैरह निकले, लटक रहे थे, ये सारी चीजें वो बताते हैं। और अजीब सी आवाज उस प्लेन से आ रही थी, वो सारी चीजें आके वो बाकायदा कंप्लेन करते हैं, उनके साथ कई पैसेंजर और कंप्लेन करते हैं, सारी लॉग में है चीजें। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, ये दुर्घटना जो है, घटनाओं का एक सिलसिलेवार तरीका है। अगर जो पास्ट की घटनाएं थी उस पर एयर इंडिया ने सही से फोकस कर लिया होता, बोइंग ने सही से फोकस कर लिया होता, तो आज ये इतने लोगों की जान, जो 275 लोग करीब मारे गए हैं, वो बच गए होते। अच्छा, जैसे ट्रेन हादसा होता है तो हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछ लेते हैं, कभी सड़क दुर्घटना होता है तो हम नितिन गडकरी को सवाल पूछ लेते हैं कि इस तरीके की सड़कें क्यों बनाई। अगर विमान हादसे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एकदम उद्यान मंत्री को करना चाहिए। अब देखिए, DGCA कौन गवर्न करता है? भाई मंत्रालय गवर्न करता है, ठीक है। DGCA गवर्न करता है, और DGCA की खामी सबसे बड़ी बताता हूँ। DGCA की सबसे बड़ी खामी है, आज तक जब से DGCA का गठन हुआ है तब से उन्होंने किसी भी एयरलाइन, भारतीय एयरलाइंस को वो रेगुलेट करती है DGCA। DGCA का सबसे बड़ा मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी फाइन कर सकता है किसी गलती के लिए किसी एयरलाइन को, तो 1 करोड़ रुपए, एक गलती के लिए 1 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम आज तक DGCA ने सिर्फ 1.1 करोड़ रुपए फाइन किए हैं। अब सोचिए, इतने सालों में मैक्सिमम, मतलब एक बार। अब सोचिए, कोई प्लेन कोई ऑपरेट कर रहा, उससे 100 करोड़ रुपए तो एक प्लेन एक दिन का कमाई करता है। एयर इंडिया 100 करोड़ रुपए कमाती होगी, इंडिगो 100 करोड़ रुपए, इतना एक दिन की कमाई इन लोग की हो जाती होगी। कोई एक गलती करता है तो मात्र 1 करोड़ की फाइन, वो भी नहीं लिया गया, मान लीजिए वो भी इतनी गलती है। वीडियो देख रहा था, वो तो उन्होंने बोला कि उस वीडियो में बड़ा अच्छा लाइन बोला कि इससे ज्यादा तो ANI वाले फाइन ठोक दे रहे हैं यूट्यूबर्स पे, है ना। 1 करोड़ रुपए कोई फाइन होता है? तो अच्छा, अब सोचिए, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? या तो जो मंत्री जी हैं, या उनको पता नहीं होगा, या उन्हें जानकारी नहीं। मैंने देखा कि वो मंत्री जी जो जिन पे जिम्मेदारी है वो रील बनवा रहे थे, रील अभी बताता हूँ, एंगल से फोटो शूट हो रही थी और सैड सॉन्ग टाइप का म्यूजिक चल रहा था। अभी हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट को 8 बार उद्घाटन किया गया है। पता है क्यों? उद्घाटन 8 बार इसलिए किया गया, फोटो खिंचाने के लिए, वाहवाही के लिए। इतनी जल्दी, आपको पता है 2014 में शायद 70 या 80 के करीब एयरपोर्ट थे। आज 2025 में हमारे पास 159 एयरपोर्ट हैं। इतनी तेजी तरक्की हुई है एयरपोर्ट्स की। इतनी विमानों की भी हुई है कि बस एयरपोर्ट की हुई? विमानों की भी हुई है, लेकिन एयरपोर्ट्स की इतनी तरक्की के पीछे कारण बताता हूँ। ये होता है कि लोकल पॉलिटिशियंस और हायर अथॉरिटीज, हायर पॉलिटिशियन जाते हैं, उद्घाटन करते हैं और उसके बदले वाहवाही उनको मिलती है। अब सोचिए, इतनी जल्दी एयरपोर्ट्स
बना के अभी अपने बगल में कुशीनगर अभी में देखिए बना हम है, क्या गोरखपुर हाल में है? है, गोरखपुर में एयरपोर्ट है, गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ, फ्लाइट चली और बाद में वो स्टैंडर्ड में नहीं। अब देखिए अभी कहाँ वो यूज में नहीं है? बगल में हमारे 100 किलोमीटर आजमगढ़, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अयोध्या, तो अगल बगल आप देखेंगे तो एयरपोर्ट खुलते चले जा रहे हैं। अब देखिए अब इतनी जल्दी जल्दी एयरपोर्ट बनने और उसके उद्घाटन के चक्कर में वाहवाही इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए इतने स्टैंडर्ड्स का जो भी रेगुलेशन है उसका धज्जियां उड़ाई जा रही है ना, कि इससे डीजीसीए भी परेशान है। डीजीसीए भी इन लोगों से परेशान है, समझ रहे हैं ना। तब इसके वजह से क्या होता है कि देखिए एक एयरपोर्ट के कई वो होते हैं, मानक होते हैं कि भाई एयरपोर्ट आपके प्लेन एरिया में होना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा वहाँ नहीं हो जंतु भी ना हो, ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि चिड़िया पंछी भी ना हो, है ना। ये सारी चीजें होती हैं स्टैंडर्ड, तो इनकी वजह से ये सारी चीजें होने से पहले ही वो मंत्री लोग आते हैं और फटाफट उद्घाटन और प्लेन उड़ा देते हैं। आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, आपके क्षेत्र का विकास हो गया है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया है। और गुजरात में आपको पता है सबसे ज्यादा जो केसेस बर्ड स्ट्राइक की होती है कि बर्ड आके चिड़िया प्लेन से लड़ जाती है, सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। और गुजरात में ही सबसे ज्यादा अहमदाबाद में होती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा ये घटनाएं होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अहमदाबाद में ही क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट बड़ा है इसलिए, या उसके आसपास? अहमदाबाद में भी अभी जस्ट पहले कुछ महीने पहले एक्सटेंशन हुआ है ना, रनवे का एक्सटेंशन हुआ है, तो वो भी चीजें इंक्लूड की जा सकती है। बाकी जांच का विषय है, हम तो जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं 50-60 आर्टिकल पढ़े, उससे जो निकल के चीजें आ रही वो बता रहे हैं, है ना। तो ये चीजें। अच्छा एक चीज और है, अच्छा हल्ला भी नहीं होता? जैसे रेल हादसा हुआ तो आप देखिए कि एक तरीके की पूरी मुहिम जवाबदेही तय होती है, लेकिन विमान हादसे में जो मंत्री साहब है उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। मैंने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मंत्री साहब तो रील बना रहे थे जाके। हाँ, बढ़िया और मस्त प्रेस 14 कट है, हाँ, बढ़िया एडिटिंग हुई है, पहली बार जीवन में इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि मस्त एडिटिंग किया है कि नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिस तरीके से जवाब देना, म्यूजिक तलाश करके कौन सी म्यूजिक इस सिचुएशन में फिट बैठेगी कि लोगों को बुरा लगे, सैड फील हो, बकायदा वैसी म्यूजिक ढूंढ के मंत्री साहब की तरफ से लगाया गया है। ये बताइए 14 कट लगा के एडिट किया गया। इतना तो हम लोग काम नहीं करते हैं अपनी एडिटिंग में। पूरा 30 मिनट का वीडियो मुश्किल से 5 या 6 कट हो जाए, बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें तो वही है, ये खामियां। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? या जो विभाग है जिसको देखना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, वो जिम्मेदार उसको माना जाए? बोइंग को जिम्मेदार माना जाए? एयरलाइंस को जिम्मेदार माना जाए? जिम्मेदार किसे माना जाए? सबकी संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ली होती, है ना, एक ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा ली होती, शायद डीजीसीए ने लगातार रिपोर्ट दिया है कि ये खामियां है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेता है। एक्शन लेता तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा जाता है, मांगता है। तो अगर डीजीसीए ने ही लगातार उन पे एक्शन लिया होता तो ये नहीं होती। एयर इंडिया ने ये किया होता कि भाई मेरी फ्लाइट में कमी है, तो ये चीजें नहीं होती। बोइंग ने अपने एम्प्लॉयज, क्वालिटी मैनेजर तो था बार्नेट, क्वालिटी मैनेजर ने बोला था, जो ड्रीम लाइनर का जो क्वालिटी मैनेजर था, उसने ही बोला था कि इस विमान में हम नहीं बैठेंगे। बोइंग बनाने वाले कई एम्प्लॉयज ने बोला इस विमान में हम नहीं बैठेंगे। एक एम्प्लॉयज थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या बोला कि इसमें अलाइनमेंट जो विंग्स का किया जाता है, विंग्स या बॉडी पार्ट्स का, ये फ्यूजलाज का अलाइनमेंट किया जाता है, उस पर जंप करके वर्कर अलाइनमेंट करते हैं। बोइंग की ये कहानी है। और आपको बताऊं, बोइंग ने मतलब अब ये इतनी ज्यादा कॉमर्शियल चीजें हो गई ना। देखिए एक वक्त था कि एविएशन इंडस्ट्री इतना अच्छे काम कर रही थी, इतना स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही थी, इतनी ज्यादा कि मतलब सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यही बन गया था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए बोइंग ने एयरबस को कम्पिटिट करने के लिए ये भी न्यूज आई कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है इनका, हल पूरा बिल्ड हो रहा है, अब बिल्ड कर लोहे हैं, वो सॉरी लोहे नहीं, एल्यूमिनियम मेटल यूज होता है, तो वो मान लीजिए यूज हो रहा है, तो वहाँ जो मेटल के पार्ट कट के गिरते हैं उनको भी साफ नहीं किया जाता। एक रिपोर्ट में ये भी बोइंग की आई है, हमने पढ़ा है। तो वो जब से मटेरियल वो गिरता है तो प्लेन जब उड़ता है हवा में तो मटेरियल इधर उधर छटक किसी तार से भी लग सकता है, और वहां से स्पार्क की गुंजाइश हो सकती है, स्पार्क आने की वजह से आग लग सकती है। और पहले भी हो चुका है। इसमें जो लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं बोइंग, उसमें भी आग पकड़ चुकी है, पहले भी उसकी वजह से प्लेन में आग पकड़ चुका है। तो ये सारी बहुत सारी खबरें पहले से आ चुकी हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। अभी लखनऊ एयरपोर्ट में भी कुछ हुआ था कि इसके पहिए जो है उसमें आग लग गई थी, हज जा रहा विमान था उसमें भी आग लगी थी। अब आपको इससे बहुत अच्छी चीज मुझे याद, अभी डीजीसीए की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके हिसाब से जितने भी इंडियन एयरपोर्ट हैं उनके जो रनवे हैं वो बहुत खराब है। वो मतलब उनपे जो फ्रिक्शन लेवल होना चाहिए, कि एक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब लैंड कर रही है प्लेन, तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जो मानक है उसके हिसाब से होगा, तो प्लेन को रोकने में, पायलट को ब्रेक करने में, उसको ब्रेक लगाने में, रोकने में आसानी होगी, प्लेन आसान से वो रुक जाएगा। लेकिन जब फ्रिक्शन कम होगा
तो प्लेन ओवरशूट कर सकती है, रनवे से आगे जा सकती है। ये चीज है। प्लेन टेक ऑफ के टाइम पे भी फ्रिक्शन ही काम करता है। फ्रिक्शन बढ़िया होगी, ग्रिप बढ़िया होगी तो प्लेन ज्यादा आगे भागेगा। अब लेकिन क्योंकि रबड़ होता है पहिए में, तो रबड़ के बार बार घिसने से उसके ऊपर रबड़िंग की एक लेयर हो जाती है रनवे की, उसकी सफाई ढंग से नहीं होती है इंडियन रनवेज पे, इंडियन एयरपोर्ट के रनवेज पे। ये भी एक रिपोर्ट है, हमने भी पढ़ा है। तो वो भी हादसे के कारण है। उसके वजह से हादसे होते हैं अक्सर, प्लेन दाएं निकल जाता है, बाएं निकल जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी खामियां हैं। अगर बात करेंगे तो बहुत समय कम पड़ जाएगा, लेकिन खामियां जो है वो खामियां नहीं खत्म होंगी। तो आखिर सबने आंख क्यों मूंद रखी थी? कोई किसी भी बड़े विमान हादसे की? पैसा पैसा पैसा। सिंपल सी बात है, पैसा। सबको पैसा कमाना है, सबको प्रॉफिट लेना है। एयर इंडिया को प्रॉफिट लेना है, बोइंग को प्रॉफिट लेना है। डीजीए में करप्शन है, हर जगह करप्शन है। बोइंग भी जो है, अब हर जगह करप्शन है, बोइंग भी उसी पे चलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये विमान हादसा क्यों हुआ? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, बाकी रिपोर्ट जल्दी आएगी। सारी चीजें हकीकत, उम्मीद है कि सही सामने आ जाए, उसमें कोई करप्शन ना हो। इसमें तो भी डाउट है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई है, इतना तो बड़ा मैं जानकार नहीं हूं कि मैं क्या इसको बता पाऊं। मैंने जो आर्टिकल पढ़ी, जो खबरें पास्ट की आ रही थी 5-7 सालों से, 8 सालों से, उनको पढ़ के जो मुझे नॉलेज है वो मैंने बताया। अभी देखिए, इसमें अगर अभी इसका सबसे पहले बता दूं, अप्रैल 2025 में इस विमान का एक इंजन बदल करके नया इंजन लगाया गया है। अच्छा, इसमें नए इंजन लगे? एक इंजन बदल करके नया इंजन लगा दिया गया है। और ये एयरक्राफ्ट जो है, कहा जाता है कि एक इंजन अगर फेल हो गया तो एक इंजन के बदौलत इतनी पावर इसमें होती है कि इजीली टेक ऑफ कर सकती, लैंड कर सकती है, उड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है एक इंजन के बगैर। तो अगर मान लीजिए एक इंजन पुराना था, एक इंजन फेल हो गया, तो एक इंजन तो नया था। क्या बोइंग ऐसा इंजन नहीं बना रहा है कि मतलब वो 1 महीने भी चल पाए? इतनी बड़ी कंपनी। अब सुनिएगा ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो कहा जाता है कि ये पायलट ने ये लैंडिंग गियर नहीं उठाया, पायलट ने फ्लैप को एक्सटेंडेड नहीं रखा, ये सारी चीजें पायलट की कमियां गिनाई जाती। लेकिन अभी हाल ही के वीडियो में, जो इसी वीडियो में एक हल्का डॉट निकला दिखा, और उस डॉट से अंदाजा लगा रहा कि रैट जो होता है, रैम एयर टरबाइन, ये कब खुलता है? ये खुल गया था। और ये खुलता कब है किसी प्लेन में? जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट आउट हो जाती है, तो वो नीचे निकलता है रैम एयर टरबाइन। और उसका क्योंकि विंड की वजह से ग्लाइड करता है प्लेन उस समय, तो विंड की वजह से वो पहिया घूमता है और उसकी वजह से बिजली जनरेट होती है और उससे प्लेन को बिजली मिलती है, ताकि इजीली ग्लाइड करके नेविगेशन सिस्टम चलता है, ताकि प्लेन कहीं पर पायलट अगर पॉसिबल हो तो लैंड करा सके इजीली। ये इसका फंक्शन ये होता है। तो कहा जा रहा है कि वो खुल गया था, और कहा गया वो साबित हो गया, आ गया। ये कुछ ऐसा काला सा नहीं, तो अगला है लैंडिंग गियर, तो वो खुल गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो खुला है तो दोनों इंजन काम करना बंद किए हैं। अगर दोनों इंजन काम करना बंद किए हैं तो पायलट्स की कोई गलती नहीं थी। और क्योंकि प्लेन उड़ा ही था, हाइट पे होती तो ग्लाइड करके शायद वो सही जगह पहुंच जाए। ऐसी भी कई सिचुएशन है, ऐसी भी कई स्टोरीज हैं जहां कई प्लेन्स ने ग्लाइड करके, मतलब फ्यूल खत्म हो गया हो, बाकी चीजें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन इंजन दोनों खराब हो गया, लेकिन वो ग्लाइड करके सेफली लैंड किए हैं। यहाँ तक कि नदी में भी, हडसन नदी की घटना है, वहां पर भी लैंड किए हैं। तो पर इसमें ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि रैट इसलिए ऑपरेट नहीं कर पाया क्योंकि ये विमान बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं था। तो रैट ने ऑपरेट किया होगा, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि बहुत हाइट पे नहीं था। 425 फीट जमीन से ऊपर और समुद्र तल से 625 फीट की हाइट पे ये था बस। तो ये तो फिलहाल तो ये साबित हो रहा है कि इंजन की ही कोई गड़बड़ी रही होगी। हाँ। एक और बात बताई जा रही है इसको लेकर कि इस विमान हादसे, एक तो इंजन वाली आप जो बात बता रहे हैं वो तो कई जगहों पर भी आया है। एक बच्चे ने वीडियो शूट किया था, उससे ये पता चला कि रैट हुआ था, मतलब रैट ऑपरेट किया गया था और ये सारी चीजें। इंजन को गिरफ्तार किया गया। अब मुझे इसमें मतलब उस बच्चे के खिलाफ किसने एक्शन लिया, किसने एफआईआर किया? डीजीसीए ने किया, एयर इंडिया ने किया, बोइंग ने किया, या सिर्फ किसी गलत तरीके से? आप दिमाग में सोच लीजिए, पुलिस को कुछ दे करके कि भाई उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि उसने असली मेन फुटेज तो उसके फोन से था, बाकी तो सोशल मीडिया पे था। प्रूफ तो वही बनता है ना। प्रूफ तो ये होता है कि या आपने वीडियो को रिकॉर्ड किया, वो भी प्रूफ नहीं माना जाता है आईटी एक्ट के तहत। वो भी उसकी जांच होगी कि वीडियो सही है कि नहीं, वो बाकायदा पता भी है कि सही है, तब भी उसकी जांच होगी, तब वो माना जाएगा बाकायदा रिपोर्ट से। तो उस बच्चे के फोन में है, अब उस फोन में उस सबूत का क्या किया जाएगा ये नहीं पता। बाकी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो से कोई सबूत कोर्ट में नहीं होता है। और वो ये भी कह रहा था कि मैंने पहली बार किसी विमान को इतने पास से देखा तो उत्सुकता से रिकॉर्ड कर, वो अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है कि मतलब इतना पास से कभी प्लेन देखा नहीं था। एक चीज जानिए, अब देखिए उस बच्चे के वीडियो को जैसे ही सामने आया कि इसका जो रैट था वो खुल गया था, और उसी सामने मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि जानबूझकर कहीं कुछ छुपाने की कोशिश में, तो वीडियो नहीं आया होता तो ये रैट पता नहीं चलता, और फिर क्या कहानी गढ़ी जाती, कुछ कहा नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से 2 वीडियो हैं जिनके आधार पर लोग जो एक्सपर्ट हैं वो संभावनाएं जो है वो तलाश रहे हैं कि किन वजहों से हुआ, किन किन कारणों से हुआ। कई जगहों पर ये भी सुनने को मिला है कि
अगर पायलट चाहते तो इस चीज को बचाया जा सकता था, क्योंकि पायलट ने उस तरीके से सूझबूझ नहीं दिखाई। पायलट के पास टाइम ही नहीं बचा ना। पायलट के पास टाइम होता तो मुझे पता है पायलट बहुत अच्छा काम किए होते और सेफली बचा लेते हैं, है ना। लेकिन पायलट के पास टाइम नहीं था, टेक ऑफ करते ही इंजन खराब हुआ, जो भी हुआ, लेकिन प्लेन जो नीचे आ गया। लैंडिंग गियर नहीं उठाया इसलिए ऐसा हो गया, कह रहे हैं। ये अब देखिए, ये हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए लैंडिंग गियर, देखिए कल भी हमने देखा था, और एक हम बात करते हैं गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट नाम से यूट्यूब चैनल, ये भी है एयर सेफ्टी एक्सपर्ट है अमित सिंह। हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर पायलट समय पर लैंडिंग गियर उठा सुनिए, देते तो सही हो पूरी जाता। पूरी मैंने वीडियो बनाई, पूरी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि हो सकता है दुनिया के सारे पायलट, देखिए बोइंग और एयर इंडिया, बोइंग की आपका 2023 का टर्नओवर 28,800 करोड़ रुपए है। बोइंग का, सॉरी, एयर इंडिया का 38,000, सॉरी, एयर इंडिया का 38,800 करोड़ रुपए है। बोइंग का 6,50,000 करोड़ रुपए है बोइंग का टर्नओवर। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी, इनके पास इतना पैसा है और अपने बिजनेस, इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे बार्नेट की कहानी आती है और एक और एम्प्लॉय की, कि इनको कैसे बार्नेट केस किए थे बोइंग के खिलाफ, कोर्ट में पेशी हुई, अगले दिन उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई बुलेट लगने से, और कहा जा रहा था कि वो आत्महत्या कर ली। जो बंदा लड़ने की तैयारी कर रहा है इतने जोश में कि अगली कंपनी को जाके कोर्ट में पटखनी दूंगा, उसके खिलाफ एक्शन लूंगा कि वो गलत कर रही, इतना जोश वाला बंदा रात में जाके आत्महत्या कर लेगा। अब सोचिए, इतने बड़े एक्स, इतने बड़े जिसके ऊपर एलिगेशन लगे, वो क्या नहीं कर सकते? क्या वो इस चीज को, ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए पैसा नहीं दे सकते किसी को, ये बिल्डअप किया जाए कि पायलट की गलती है? नहीं, वो ये कह रहे थे, मैं बता रही हूँ, जैसे ये जो अमित सिंह है उनका ये कहना है कि उन्होंने लैंडिंग गियर उठाया ताकि विमान हाइट पकड़े, लेकिन वो उसको फिर डाउन करना भूल गए, इस वजह से विमान जो है डाउन तो है ही पहले से ही। हाँ, नहीं, उसमें ये बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में ऐसा लग रहा है कि विमान जमीन से 400 फीट ऊपर चढ़ने के लिए लैंडिंग गियर वापस नहीं लिया नहीं नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ। देखिए लैंडिंग, वो देखिए मैंने जो वीडियो जो गौरव तनेजा बनाते थे, कल भी एक वीडियो में है और मैं फोटो दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर जो लैंडिंग गियर है वो सामने है, फ्रंट, इसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा पायलट को आगे की तरफ झुकना और फ्लैप के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर है, जस्ट बगल में। तो अगर गलती भी हो गई, जैसे कहा जा रहा है कि फ्लैप को उठाने के बजाय, लैंडिंग गियर को उठाने के बजाय फ्लैप को उठा दिया, तो भाई अगर मेरे यहाँ पर ये और ये दो सिस्टम रहे तो मान लीजिए मैं, गलती हो सकती है कि हाँ मैंने इसको उठाने के बजाय इसको उठा दिया, लेकिन एक यहाँ है और एक गियर यहाँ पर है ना, लैंडिंग गियर हमारा है। तो भाई ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि माइंड से कोई इस तरह से गलती हो जाए कि भाई मुझे पता है कि भाई लैंडिंग गियर के लिए झुकना यहाँ पर ऐसे करना है तो मैं यहाँ ऐसे कर दूं। कार के गियर की तरह नहीं है कि सब एक ही हाथ जगह। वो भी एक पायलट जो 1100 केल्विन कुंदेर, जो भी नाम है, शायद कुंदेर उनका सरनेम है, 1100 घंटे की उड़ान, और दूसरे पायलट 8000 घंटे 8200 घंटे की उड़ान भर चुके हैं, उनसे ये गलती होना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए मान लेते हैं इसकी संभावना बनती है, हमने वीडियो देखा था उसमें एक संभावना बनती है कि 1 लाख में एक बार ये संभावना की पायलट के दिमाग में कुछ रहा कर दिया हो। लेकिन अगर उसने गलती से फ्लैप को उठा दिया ना, तो फ्लैप का 1 डिग्री से 0 डिग्री में आने में 18 सेकंड का टाइम लगता है। तो मतलब पायलट के पास अपनी गलती सुधारने का 18 सेकंड टाइम था, और 18 सेकंड में तो यहाँ पूरी कहानी हो गई, प्लेन ही गिर गई। चलिए इसके बाद भी वाले, अब बोइंग जो कहता है, बोइंग कहता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि अगर फ्लैप सीधा है, लैंडिंग गियर नहीं उठा है, तो तुरंत वो अलार्म देगा कॉकपिट में कि भाई लैंडिंग गियर, आप पायलट जो है लैंडिंग गियर उठाना भूल गए, पहले लैंडिंग गियर उठाइए। इसके बाद और भी सिस्टम, इसके आगे स्लैट होता है, ये विंग है, विंग के आगे ऐसे स्लैट होता है और पीछे फ्लैप होता है ना, दोनों एंगल ऑफ अटैक बनाते हैं बढ़िया, ताकि वो प्लेन उड़ सके। ये सारे सिस्टम, ऑटोमेटिक पायलट का जमाना है, अब ऑटोमेशन में चीजें इतनी एडवांस हैं, तो ये मूर्खता है कि भाई इस तरीके से ब्लेम कर लिया। हाँ, ये कार नहीं है, ये प्लेन है, गलती से ब्रेक के बजाय हमने एक्सीलेटर दबा दिया। और वो होता भी, मैं ड्राइव करता हूँ, पिछले 10 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, ये कभी शुरुआत में जब मेरा 50 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस था, तब मुझसे हुआ था कि मैंने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, तो फिर कुछ सेकंड में मुझे एहसास हो गया, जैसे गाड़ी भागी, मुझे एहसास हो ये तो गलती कर दी। उसके बाद आज तक मैंने गाड़ी चलाई, कहाँ तक कभी नहीं हुआ, यहाँ से मुंबई ड्राइव करके, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि गलती हो गई ऐसे कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दे, और ये पायलट कर देंगे, है कि नहीं? हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाने की कोशिश हो रही है, अगर पायलट डिफेम तो कर नहीं पाएंगे। पायलट ने किया भी तो गलती एयर इंडिया की है, डीजीसीए की है, वो देते हैं लाइसेंस पायलट को। हो सकता है पायलट जो है वो ज्यादा ट्रेंड ना हो तो एयर इंडिया ने क्यों प्लेन दिया। हो सकता है पायलट फटीक हो, मतलब बहुत देर से प्लेन उड़ा रहा हो, लगातार कई शिफ्ट किया हो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बहुत से तो जांच की विषय है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस विमान को लेकर ये कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे पहले भी ये विमान उड़ के गया था
और उसकी भी एक वीडियो आई थी जिसमें एक लड़का बैठ के बता रहा है कि देखिए ना क्रू बटन काम नहीं कर रहा है, जो एंटरटेनमेंट वो भी नहीं काम कर डिजिटल रहा। बोर्ड है वो भी वो भी नहीं नहीं काम काम कर रहा, कर कुछ नहीं काम कर रहा। एयर इंडिया की बहुत बुरी हालत है। भाई ये विमान हादसा क्यों हुआ इसके बारे में तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, या जो जो टीम बनी है वही बता पाएगी। बाकी हम संभावित कारणों पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी वो जो ब्लैक बॉक्स मिला है ना उससे भी बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। उससे सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ। वो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो उससे ये पता चलता है कि लास्ट टाइम में जो पायलट है उसने क्या क्या एक्शन लिया, उससे भी ये हाँ, उसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है और वॉइस रिकॉर्डर होता है। वो दोनों से बुरे मतलब फ्लाइट में क्या कमांड गया क्या नहीं गया ये सारी चीजें, और वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में क्या बातचीत चल रही थी, ये शायद दोनों दो होते हैं उसमें। वो दोनों के बिहाफ पे ही सारा आगे चीजें जो है वो जल्दी आएंगी सामने। हम इस पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं, अगर कोई भी जानकारी आती है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। कहना क्या है, बस दुआ करिए कि भाई एविएशन इंडस्ट्री जो पहले थी, जिस तरह से भरोसा था, लोगों का ट्रस्ट था, वो बने और इतना सुधार हो जाए कि किसी की जान प्लेन हादसे में ना जाए, ये दुआ करिए। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई। हम मंगल में जाने की बात करते हैं, हम मंगल चले जा रहे हैं, हम चांद जा रहे हैं, मंगल मिशन कर रहे हैं, और यहाँ धरती पे चलने के लिए जो हमारे पास प्लेन है उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। धरती पे चलने वाली अपनी धरती माँ पे यहाँ ट्रेवल करने के लिए, एक दूसरे जगह जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट है हम वो नहीं सही से कर पा रहे, उसमें लगातार दिन पर दिन एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं। और फिर हम मंगल और बाकी कैसे जाएंगे, है ना। हम ये मिशन वो कर रहे हैं, मिशन मार्स और दुनिया भर की। भाई यहाँ भी सही करना होगा और ये चीजें करेंगे कैसे, और जल्द से जल्द करना होगा। हम देखिए ऐसा हादसा दोबारा ना हो। हम देखिए चांद पर 3 बार जा चुके हैं, हम मंगल पे जा चुके हैं, इसरो गया है ना। नासा ने इतने बड़े बड़े मिशन किया, चांद पर इंसान को भेज करके वापस ले आया, किसी एक इंसान की जान नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि नासा और इसरो में करप्शन नहीं है ना। लेकिन यहाँ करप्शन है, इसलिए लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पैसा है, कॉमर्शियल, यहाँ पैसा कमाना है। इसरो को पैसा नहीं कमाना है, नासा को पैसा नहीं कमाना है, स्पेस एजेंसीज को पैसा नहीं कमाना है, DRDO को पैसा नहीं कमाना, जो डिफेंस के सिस्टम है इन लोग को पैसा नहीं कमाना, लेकिन बोइंग को पैसा कमाना है, एयर इंडिया को पैसा कमाना है। तो यहाँ ये घटना इसीलिए हो रही, इन चीज़ों को समझ लीजिए।